हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बिलियन के पार्ट 8 के अंतर्गत विसरण एवं परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और परासरण दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। कल का टॉपिक जो हमने बताया था आपको कि विसरण होता है क्या, यहाँ पर लिखा गया है। एक कल का टॉपिक था। आज हम जो कल हमने विसरण और परासरण पढ़े थे, अब हम बताएंगे कि विसरण और परासरण में अंतर क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और परासरण दाब के बारे में और समपरासारी विलयन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे इस पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि विसरण और परासरण में क्या अंतर है। ठीक है ना। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि विसरण और परासरण होता है क्या। यहाँ पर देखें, हमने कल आपको बताया था कि विसरण जो परासरण की प्रक्रिया होती है, परासरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग होता है। लेकिन हमने चित्र के माध्यम से आपको एक कल टॉपिक ये पढ़ाया था, ये चित्र भी आप देखे होंगे। हम पुनः आपको बता रहे हैं इसमें क्या डिफरेंट है परासरण और विसरण में। ठीक है ना। परासरण और विसरण में क्या अंतर है उसको हम बता रहे हैं। देखिए, परासरण में सबसे पहले अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग होता है, लेकिन विसरण में किसी भी अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग नहीं होता है। पहला अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर यह है कि आप जानते हैं कि परासरण में विलायक के मालिक्यूल विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होते हैं अर्धपारगम झिल्ली से, लेकिन विसरण में विलायक और विलेय दोनों के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परासरण में सिर्फ विलायक के अणु ही गति करते हैं, लेकिन विसरण में विलायक और विलेय दोनों के अणु विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। ठीक है ना। दूसरा अंतर। तीसरा यह होता है कि परासरण में दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को, ये सॉल्वेंट है, विलायक है, ये विलयन है, तो सांद्र विलयन होगा, ये तनु विलयन होगा। यहाँ पर सिर्फ वाटर के मालिक्यूल होंगे, ये सॉल्यूशन होगा तो किसी विलेय के साथ सॉल्यूशन बनेगा सॉल्वेंट के साथ, तो यहाँ पर सांद्रता अधिक होगी, तो सांद्र विलयन होगा। तीसरा अंतर यह है कि परासरण में दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करके रखा जाता है, लेकिन विसरण में दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक KMnO4 का सलूशन था, हमने कल आपको बताया था KMnO4 का सलूशन था, तो विलयन होगा यहाँ पर जो नीचे की तरफ आता है, और वाटर के मालिक्यूल ये विलायक होंगे। ठीक है ना। तो ये परासरण और विसरण में अंतर है। आप यदि परासरण और विसरण ध्यान से पढ़े हैं तो अंतर जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पहला हमने बताया कि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग होता है, लेकिन विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा अंतर ये कि परासरण में सिर्फ विलायक के अणु ही गति करते हैं, जबकि विसरण में विलेय, विलायक और विलेय दोनों के अणु विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। तीसरा अंतर, परासरण में दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करके रखा जाता है, जबकि विसरण में दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये परासरण और विसरण में अंतर है।
यहाँ पर लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, हमने बताया कि विसरण में विलायक और विलेय दोनों के अणु विपरीत दिशाओं में गति करते हैं, जबकि परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं। ठीक है, अभी जो हमने बताया है यहाँ पर लिखा गया है नोट्स, आप इस नोट्स को ऐसे बनाते रहेंगे जिस तरह से लिखा गया है, स्क्रीनशॉट लेके। दूसरा हमने कहा कि अर्धपारगम झिल्ली, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में परासरण होता है। अर्धपारगम झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है क्या, परासरण। तीसरा अंतर हमने बताया कि विसरण में भिन्न सांद्रताओं के दो विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखने पर विसरण होता है, जबकि परासरण में हमने बताया कि भिन्न सांद्रता के दो विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण होता है। तो ये दोनों में परासरण और विसरण में अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। यदि परासरण और विसरण आप जानते हैं तो अंतर निकालने में कोई कठिनाई नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालिएगा, ठीक है ना। आइए अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं, परासरण दाब। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है क्या? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा। इस चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि परासरण दाब है क्या। इसके बाद परिभाषा अपने आप आपको याद हो जाएगी। देखेंगे, यह एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क को एक तरफ सॉल्वेंट लिए हैं, वाटर की मॉलिक्यूल, इस तरफ विलायक है और इस तरफ विलयन है, सॉल्यूशन है। ये विलयन है किसी पदार्थ का, तो यहाँ पर सांद्रता अधिक होगी, विलयन होगा, क्योंकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों होते हैं। ये सिर्फ सॉल्वेंट है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगा, तो तनु विलयन होगा और ये क्या होगा, सांद्र विलयन होगा। इन दोनों विलयनों को हमने अर्धपारगम झिल्ली से क्या किया है, पृथक कर दिया है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ तक भर दिया जाता है। फ्लो इंडिकेटर मतलब कि ये बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ तक मतलब कि उपस्थित है। ये इंडिकेटर है, मतलब यहाँ तक वाटर के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ये पिस्टन लगा होता है जो बाहरी दाब लगाया जाता है इस विलयन पर, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये पिस्टन है जिसके द्वारा इस पर हम विलयन पर दाब लगाते हैं, ठीक है ना। अभी हमने बताया परासरण की कंडीशन में कि जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को हम अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं, तो यह देखा जाता है कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मीन्स कि विलायक के मॉलिक्यूल विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं, या तनु विलयन सांद्र विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगता है। तनु विलयन क्या होगा, वाटर, और सॉल्यूशन होगा सांद्र विलयन। आप जानते हैं कि परासरण में अभी हमने बताया कि जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को मतलब एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं, तो देखा जाता है कि वाटर के मॉलिक्यूल मतलब कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल स्वतः विलयन की तरफ प्रवाहित होने लगती हैं, स्वतः विलयन की तरफ क्या होते हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मीन्स कि विलायक के मॉलिक्यूल, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन तो आप जानते ही हैं कि जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो तनु विलयन होता है, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है वो सांद्र विलयन होता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कोई विलेय है ही नहीं, तो तनु होगा इसकी अपेक्षा। सॉल्यूशन है तो किसी पदार्थ का विलयन, मान लेते शुगर का विलयन है, ठीक है ना, शुगर और वाटर का विलयन होगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन अधिक होगा, तो विलेय की मात्रा अधिक होगी, तो सांद्र विलयन होगा। सब कुछ कहने का मतलब यह है, तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो या ना हो, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो वो सांद्र विलयन होगा। आप ध्यान दीजिए, जब परासरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल मीन्स कि विलायक के मॉलिक्यूल विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगेंगे,
विलायक के मालिक्यूल स्वतः किधर जाने लगेंगे, विलयन की तरफ। जब विलयन की तरफ जाने लगेंगे तो जो फ्लो इंडिकेटर का ये चिन्ह है, इस वाटर के मालिक्यूल का स्तर क्या होगा, नीचे आएगा। ये आएगा नीचे, क्योंकि उस वाटर के मालिक्यूल इधर जा रहे हैं। तो जो ये चिन्ह बना हुआ है, मतलब यहाँ तक भरे हुए हैं वाटर, ये नीचे आएगा इंडिकेटर। जब नीचे आएगा, यदि इसकी प्रारंभिक स्थिति जो ए है इसको बनाए रखना है तो हमको परासरण की प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। मीन्स कि जो वाटर के मालिक्यूल, जो विलायक के मालिक्यूल विलयन की तरफ जा रहे हैं, इनको हमको रोकना पड़ेगा यदि इस फ्लो इंडिकेटर का ये चिन्ह बनाए रखना है, यहाँ तक वाटर के मालिक्यूल को बनाए रखना है। जब इसकी प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको विलायक के मालिक्यूल को विलयन में जाने से रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए हम करते हैं क्या, विलयन पर हम बाह्य दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाह्य दाब, ताकि जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा नहीं तो विलायक के मालिक्यूल विलयन में आएंगे ही नहीं। जब यहाँ पर जगह ही नहीं रहेगी तो विलायक के मालिक्यूल कहाँ से विलयन में आएंगे। तो जो ये पिस्टन लगा हुआ है इसके द्वारा हम बाह्य दाब लगाते हैं। जब बाह्य दाब लगाते हैं तो परासरण की जो प्रक्रिया हो रही है, मीन्स कि जो विलायक के मालिक्यूल विलयन की तरफ जा रहे हैं वो रुक जाएगा, है ना। हमारा कहने का मतलब यह था कि परासरण को रोकने के लिए हम विलयन पर बाह्य दाब लगाते हैं ताकि परासरण की प्रक्रिया ना हो या विलायक के मालिक्यूल विलयन की तरफ ना जाए। यही ना हमारा कहने का मतलब यही था। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि यह एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं। जब हम विलायक और विलयन को एक दूसरे के अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं तो ये देखा जाता है कि विलायक के मालिक्यूल विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं और इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो नीचे आने लगता है। यदि इसका इनिशियल पॉइंट बनाए रखना है तो विलायक के मालिक्यूल को विलयन में जाने से रोकना पड़ेगा, और जब विलयन में जाने से रोकना पड़ेगा तो विलयन में हमको बाह्य दाब लगाएंगे ताकि ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये ऊपर ना जाए। जब यहाँ पर जगह ही नहीं रहेगी तो विलायक के मालिक्यूल विलयन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कि परासरण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो जो परासरण की प्रक्रिया है इसको रोकने के लिए हम विलयन पर बाह्य दाब लगाते हैं। जो हम विलयन पर बाह्य दाब लगाते हैं किसको रोकने के लिए, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। जो विलायक के मालिक्यूल विलयन में जा रहे हैं और विलायक के मालिक्यूल जब विलयन में जाते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परासरण। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो विलयन पर हम बाह्य दाब लगाते हैं उसी बाह्य दाब को कहते हैं परासरण दाब। ठीक है ना। हमारा इतना कहने का मतलब यह था कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। आप समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। यहाँ पर लिखी गई परिभाषा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। या हम एक परिभाषा और आपको बता सकते हैं कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, किसको, परासरण जो हो रहा, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्योंकि जब हम दाब लगाएंगे तभी विलायक के मालिक्यूल विलयन में जाना बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं जब विलायक के मालिक्यूल अर्धपारगम झिल्ली से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं तो प्रक्रिया परासरण कहलाती है, और इसी परासरण की प्रक्रिया को हम रोकने के लिए विलयन पर जो बाह्य दाब लगाते हैं उसी बाह्य दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। ठीक है। परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है स्पष्ट कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। हम आशा करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है। अगला टॉपिक, समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासारी विलयन होता है क्या,
समपरासारी विलयन। देखेंगे समपरासारी विलयन का मतलब यह है, जैसे समपरासारी विलयन का मतलब यह होगा, जैसे दो विलयन हैं और इन दोनों विलयन का समान ताप पर, ये दो विलयन हैं, दोनों विलयन हैं, समान ताप पर जब दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं समपरासारी। अब बताएं, जब दोनों विलयन के परासरण दाब समान होंगे तो दोनों विलयन की सांद्रता भी समान होगी, क्योंकि जब सांद्रता समान होगी तभी परासरण दाब समान होगा। तो समान ताप पर, ठीक है, समान ताप पर जिन विलयन के, यहाँ पर हमने दो विलयन लिया है, जिन विलयन के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समपरासारी विलयन। क्या कहेंगे? समपरासारी विलयन। अगर इस दोनों विलयन को हम अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दें, यहाँ हमने जैसे इस प्रकार से दो विलयन हैं और इन दोनों विलयनों को हम अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर दें, ठीक है। जब अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देंगे और ये विलयन अगर समपरासारी है तो विलयन का प्रवाह किसी तरफ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की सांद्रताएं क्या हैं? बराबर हैं। क्योंकि समपरासारी है, समपरासारी मतलब कि दोनों तरफ की सांद्रताएं क्या हैं? बराबर हैं। जब दोनों विलयन की सांद्रताएं बराबर होंगी, दोनों विलयन की जब सांद्रताएं बराबर होंगी तो दोनों विलयन के जो परासरण दाब होंगे वो भी समान होगा। जब सांद्रताएं बराबर होंगी तो विलायक का प्रवाह किसी भी तरफ नहीं होगा। इसका मतलब कि जब दो समपरासारी विलयन को हम अर्धपारगम झिल्ली से यदि हम पृथक कर देते हैं तो विलायक का प्रवाह किसी भी तरफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की सांद्रताएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और जब दोनों तरफ की सांद्रताएं समान होगी तो उनका परासरण दाब भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है ना। इस कारण से किसी भी मालिक्यूल का किसी भी तरफ प्रवाह नहीं होगा यदि हम दो समान सांद्रताओं के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं तो विलायक का प्रवाह किसी भी तरफ नहीं होगा, क्योंकि दोनों विलयन कौन से विलयन है? समपरासारी विलयन है। हमने बताया कि समपरासारी विलयन वे विलयन होते हैं कि जब दोनों के परासरण दाब क्या हो? समान हो। दोनों के परासरण दाब तब समान होंगे जब दोनों की सांद्रताएं क्या होंगी? समान होगी। और जब दोनों की सांद्रताएं समान होगी तो विलायक का प्रवाह किसी भी तरफ नहीं होगा। ठीक है ना। तो समपरासारी विलयन हम जानते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने बताया कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। परासरण दाब कब समान होगा? जब दोनों तरफ की सांद्रताएं क्या होंगी? समान होगी, दोनों विलयन की। समान ताप पर दो समपरासारी विलयन को एक दूसरे के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है, अर्थात परासरण नहीं होता है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने अभी आपको बताया कि समान ताप पर दो समपरासारी विलयन को एक दूसरे से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता, अर्थात परासरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ की सांद्रताएं समान होती हैं। अभी आपको बताया हमने, तो आप इसका नोट्स बना लेंगे। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन होते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अतिपरासारी और अल्पपरासारी विलयन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखेंगे। जैसे मान लेते हैं दो विलयन हैं,
दो विलयनों में समान ताप पर, ये 2 विलयन है, ठीक है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों विलयनों में इस विलयन का परासरण दाब अधिक है और इसका परासरण दाब कम है। जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे हम कहेंगे अति परासारी विलयन। क्या कहेंगे? अति परासारी। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे हम कहेंगे अल्प परासारी विलयन। दो विलयनों में कंपैरिजन हम कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 2 विलयन हैं, अभी हमने समपरासारी का आपको बताया कि जब दोनों की सांद्रताएं समान हो, लेकिन यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जब 2 विलयन हो और उन दोनों विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे कहेंगे अति परासारी, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे हम कहेंगे अल्प परासारी। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए 2 विलयन का होना आवश्यक है और इन दोनों विलयनों में एक विलयन का परासरण दाब अधिक और एक विलयन का परासरण दाब कम है। तो इन दोनों विलयन में जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे हम कहेंगे अति परासारी, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे हम कहेंगे अल्प परासारी। ठीक है ना? तो 2 विलयनों में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक उसे अति परासारी और जिस विलयन का परासरण दाब कम उसे अल्प परासारी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब एक अति परासारी और अल्प परासारी 2 विलयनों को यदि एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो ये देखा जाता है कि जो अल्प परासारी की मालिक्यूल हैं वो अति परासारी की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगती हैं। ठीक है ना? जैसे हमने कहा कि एक अति परासारी विलयन है जिसका परासरण दाब अधिक है, एक अल्प परासारी है जिसका परासरण दाब कम है। जब इन दोनों विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि जो अल्प परासारी विलयन होते हैं वो अधिक अति परासारी विलयन की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगती हैं, है ना? जो अल्प परासारी विलयन है वो अति परासारी की तरफ स्वतः क्या होने लगते हैं? प्रवाहित होने लगते हैं, यदि एक दूसरे के सीधे संपर्क में रख दिया जाए तो। ठीक है ना? यहाँ पर लिखा गया है अति परासारी और अल्प परासारी समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि समान ताप पर 2 विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है, परासरण दाब अधिक कब होगा? किसका होगा? जिसकी कंसंट्रेशन अधिक होगी, सांद्रता अधिक होगी, उसे अति परासारी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, जिसकी सांद्रता कम होती है, उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। आगे, 2 भिन्न परासरण दाबों के विलयनों को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर यह देखा जाता है कि विलायक का प्रवाह अल्प परासारी विलयन से अति परासारी विलयन की ओर होता है। अभी हमने आपको बताया कि जब एक अति परासारी और एक अल्प परासारी विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रख देते हैं, अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं, तो ये देखा जाता है जो अल्प परासारी विलयन है वह अति परासारी विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। 2 भिन्न परासरण दाबों के विलयनों को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह अल्प परासारी विलयन से, मतलब जो इसका परासरण दाब कम है, अल्प परासारी विलयन से अति परासारी विलयन की ओर होता है। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालिएगा। एक एग्जाम्पल है कि यदि हम लाल रुधिर कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखने पर वह फूल जाती है। इसके विपरीत यदि इसी लाल रुधिर कोशिका को सोडियम क्लोराइड के 0.1 मोलर विलयन में रखने पर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
कि एक बिलियन है और इस बिलियन में ए लाल रुधिर कोशिका है, ARBC है। ठीक है, कह रहा कि यदि इस RBC को लाल रुधिर कोशिका को जल में रखा जाता है तो लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं ये फूल जाती, मतलब बड़ी हो जाती हैं। उसका कारण क्या है? परासरण। क्योंकि जो RBC होता है इसका कंसंट्रेशन अधिक है इन कंपेरिजन टू वाटर के मालिक्यूल की। तो यहाँ पर जो वाटर होगा ये अल्परासारी होगा। ध्यान दीजिएगा, जो वाटर होगा ये, जब हमने वाटर में RBC के सेल को डुबो देते हैं तो देखा जाता है कि RBC की जो सेल है इसका आकार बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? परासरण। परासरण में होता है जो RBC है इसका कंसंट्रेशन अधिक है, तो जो RBC है ये अचपरासारी होगा, जो ये सेल है ये अचपरासारी होगा। जो ये वाटर के मालिक्यूल हैं ये अल्परासारी होंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब अचपरासारी और अल्परासारी को एक दूसरे के अर्धपारगम झिल्ली से पृथक कर देते हैं तो देखा जाता है जो अल्परासारी हैं वो अचपरासारी की तरफ स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। तो जब हम RBC के सेल को जल में डुबो देते हैं तो जो अल्परासारी वाटर के मालिक्यूल हैं ये अचपरासारी मतलब सेल में प्रवेश कर जाते हैं, और जब सेल में प्रवेश कर जाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये परासरण की कंडीशन है। लेकिन यदि इसी RBC के सेल को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डुबो देते हैं 0.1 मोलर सांद्रता की, है ना। सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है इसका कंसंट्रेशन अधिक है। अब यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है ये अतिपरासारी हो गया, और जो ये सेल है अब ये अल्परासारी हो गया। जब अल्परासारी हो गया सेल, क्योंकि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की सांद्रता अधिक है तो ये अचपरासारी हो गया और ये अल्परासारी हो। अब यहाँ पर जो सेल के जो मालिक्यूल हैं वो अल्प से अच की तरफ आएंगे, और जब अल्प से अच की तरफ आएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये भी परासरण की कंडीशन है। यहाँ पर RBC अचपरासारी था और जो जल था वो अल्परासारी था। तो हमेशा जो प्रवाह होता है वो अल्प से अच की तरफ होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन वाटर के मालिक्यूल थे कम था, और यहाँ पर इस RBC सेल की सांद्रता अधिक थी। इस कारण से वाटर के मालिक्यूल इस सेल में प्रवेश कर गए, जिसके कारण इसका आकार बढ़ गया। और NaCl के जब विलयन में इसी RBC को डुबो देते हैं इसका आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि NaCl की सांद्रता अधिक है। इस कारण से अचपरासारी होगा। तो अल्परासारी के मालिक्यूल जो सेल के मालिक्यूल हैं वो अच की तरफ आ जाते हैं, इस कारण से इसका आकार छोटा हो जाता है। और भी कंडीशन है। आप सामान्य रूप से चने को देख लीजिए, चने को जो पानी में डुबो दिया जाता है तो चना का आकार बढ़ जाता है। उसका भी कारण है परासरण, क्योंकि वाटर के मालिक्यूल चने में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वाटर अल्परासारी होता है और जो चना होगा वो अचपरासारी होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया यहाँ पर एग्जाम्पल कि लाल रुधिर कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखने पर वह फूल जाती है। इसके विपरीत अगर लाल रुधिर कोशिका को सोडियम क्लोराइड के 0.1 मोलर विलयन में रखने पर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि और भी जो वीडियो पढ़ते हैं जो व्हाट्सएप पर नहीं पहुंच पाते हैं वह आपको मिल सकें और आप उसको पढ़ सकें। तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।